एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग इसमें जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? दिवसों से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। वेटलैंड दिवस अक्सर पूछा गया है 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च या फिर 2 अप्रैल। राइट आंसर आप लोग गेस करते चलिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाते हैं। चलिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे कि मानव समृद्धि और पारिस्थितिक संतुलन के लिए आर्द्रभूमि के महत्व को रेखांकित करने के लिए 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मना था? तो 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था और 1997 से ही इसे हर साल मनाया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो 100 से अधिक आर्द्रभूमियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन केवल 10 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट के रूप में नामांकित किया गया है। वर्तमान भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? अगर जो क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि करंट में 2024 में वर्तमान में कुल 80 रामसर वेटलैंड्स हैं। अभी हम लोग 2023 में 75 रामसर वेटलैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, 5 और को इसमें ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इससे थीम से रिलेटेड क्वेश्चन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या है? यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हिंदी में ही मतलब इंग्लिश के वर्ड्स हिंदी में ही लिखे आ सकते हैं। पहला है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। दूसरा दिया है वेटलैंड रीस्टोरेशन, यानी कि निम्नीकृत आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करना और पुनर्स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है वेटलैंड्स आर आवर फ्यूचर, आर्द्रभूमि हमारा भविष्य, या फिर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स इज आवर ड्यूटी। इसमें से आर्द्रभूमियों का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। चारों ऑप्शन में से गेस करिएगा। 2024 के साथ साथ हम लोगों को 2023 का भी पता होना जरूरी है। चलिए दोनों देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हम लोग का 2024 का थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, यानी कि वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर। जबकि 2023 का देखें तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन 2023 का जो है थीम था, निम्नीकृत आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करना और पुनर्स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी है? तो ये भी करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। जनवरी में ही इसे घोषित किया गया है। पहली एआई कंपनी कौन सी है? तो वो है आपकी कृत्रिम, जेप्टो, इनक्रेड या फिर ओपन। चारों की चारों ही भारत की यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा कृत्रिम या कृत्रिम कहीं कहीं लिखा होगा। तो ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बनी है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई पूछा जा सकता है। जैसे कि इसके फाउंडर कौन है? तो ओला कैब और ओला इलेक्ट्रॉनिक्स के फाउंडर जो हैं भविष्य अग्रवाल, इन्हीं का ये स्टार्टअप है। एआई स्टार्टअप किसका है? तो भविष्य अग्रवाल का है। कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला एआई स्टार्टअप बन गया है। अब ये स्टार्टअप है क्या? तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप एक शब्द है जिसका इस्तेमाल $1 अरब से अधिक मूल्य वाली जितनी भी निजी तौर पर आयोजित होने वाली स्टार्टअप कंपनियां हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर जो बात करें तो कृत्रिम की, तो इसका भी वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन, यानी कि लगभग 8,312 करोड़ रुपए हो गया है। तब ये यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। जेप्टो 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना था। जेप्टो आप लोगों को पता ही होगा, ऐड आते रहते हैं कि 10 मिनट में ग्रोसरी आप लोगों के घर पे डिलीवर करेगा जेप्टो। तो ये आपका जेप्टो कंपनी है। और इसके बाद इनक्रेड भी नवंबर दिसंबर में ही इसको ये तमगा मिला था, किसका? यूनिकॉर्न स्टार्टअप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से वीरता पुरस्कारों को उनके ऑर्डर के प्रायोरिटी के क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब कौन है सबसे पहले, सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा और सबसे छोटा कौन सा है? कुछ हैं जैसे कि परमवीर, अशोक, महावीर, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, या फिर वीर चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र। अब ये आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए जो सबसे हाईएस्ट रैंक पे होता है वो होता है आपका परमवीर चक्र, जो कि पहले और चौथे दोनों ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद आता है आपका अशोक चक्र, तीसरे नंबर पर आता है महावीर चक्र, चौथे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र, वीर चक्र और लास्ट में शौर्य चक्र। तो यहाँ पर हम लोगों का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
किस बीमारी की वजह से, ये भी करंट का क्वेश्चन है, किस बीमारी की वजह से थाईलैंड के समुद्र तल से अत्यधिक मात्रा में प्रवाल नष्ट हो रहे हैं। ये आपका भी हाल फिलहाल चर्चा में बना हुआ था। जो पारिस्थितिकी और पारितंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा जा सकता है किस बीमारी की वजह से थाईलैंड के समुद्र तल से अत्यधिक मात्रा में प्रवाल नष्ट हो रहे हैं, यानी कि कोरल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। येलो बैंड डिजीज़ है या बायोटिक कोरल डिजीज़ है, रेड कोरल डिजीज़ है या ग्रीन वाटर डिजीज़, इसमें से राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। तो इस जो अत्यधिक मात्रा में प्रवाल के नष्ट होने का कारण बना है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन येलो बैंड डिजीज़। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। यह पूर्वी थाईलैंड में खूबसूरत सैमसे सैंड द्वीप है, यहीं पर इसको देखने को मिला है। पानी के नीचे एक तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जिससे आमतौर पर येलो बैंड रोग के नाम से जानते हैं, जो समुद्र तल के विशाल हिस्से में मूंगों को क्या कर रही है, मार रही है, मतलब मूंगे हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये आप लोग देख रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है 2017 में। अनुच्छेद है 115 है, अनुच्छेद 117 है या अनुच्छेद 240 है या अनुच्छेद 249 है। राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा, कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है 249, 249। फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है, अनुच्छेद 249 है, वो संसद को राज्य सूची के जितने विषय हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर आप लोग इसका डिटेल देख रहे होंगे। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक या हितकर है, तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। यही उसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 249 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। तो साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक या धन विधेयक। इजी है ये। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, मतलब सीधे राज्यसभा में नहीं, पहले उसको लोकसभा में पारित करते हैं फिर राज्यसभा में। तो ऐसा सिर्फ धन विधेयक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसके बाद राज्यसभा में ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ये भी देखिए कितनी बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है, फिर बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है। तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ये भी बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोग अपना आंसर गेस करके रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा का। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, जो आप लोग जानते ही होंगे। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि अगर जो उपराष्ट्रपति चुना गया है तो वो पहले से ही निर्धारित होता है कि वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। इसे संसद का स्थायी सदन भी कहते हैं राज्यसभा को, क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। राज्यसभा के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। तो ये अभी हाल फिलहाल में होने वाला है। डेजर्ट साइक्लोन था, कब से कब हुआ था, तो ये 2 जनवरी से आपका 15 जनवरी के बीच में हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया, भारत संयुक्त अरब अमीरात या भारत और मालदीव। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किया गया था, यानी कि इंडिया और यूएई के बीच में। कहाँ पर किया गया था, तो राजस्थान के धार में किया गया था। भारत का तो आपको पता ही होगा राजधानी कौन सी है, दिल्ली है, और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अगर जो पूछे तो ये अबू धाबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ और है जिनका आयोजन अभी 2023 से 24 में किया गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन सा है, पहला हम लोग एक्वेरियम देख सकते हैं, आयोजन हुआ था इसका जून में हुआ था, 11 से 24 जून के बीच में। संस्करण पूछ सकता है तो ये 12वां संस्करण था। स्थान कहाँ पर था, तो ये चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था। भाग लेने वाले देश इसमें कौन थे, मालदीव। खंजर
कहाँ पे हुआ था आयोजन, तो ये 10वां संस्करण आयोजन हुआ था मार्च में। स्थान बिश्केक किर्गिस्तान में, और साझेदार देश कौन था, तो खंजर के लिए था किर्गिस्तान। खाना बदोश हाथी, ये मंगोलिया के साथ आयोजित हुआ था। आयोजन अगर जो दिन पूछे तो ये जुलाई 2023 में था, 15वां संस्करण था। स्थान कहाँ पर था, तो ये उलान बटोर मंगोलिया में ही आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रभाव के अनुसार गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और साइंस से रिलेटेड। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत या हेलियोसेंट्रिक मॉडल बोलते हैं उसको। पेम्बा प्रभाव या फिर महाविस्फोट सिद्धांत, ऑक्सीजन सिद्धांत। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा कि किस प्रभाव के कारण जो गर्म जल है वो ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है? इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा, पेम्बा प्रभाव। इसको एम पेम्बा भी बोलते हैं, एम पेम्बा इफेक्ट। एम पेम्बा इफेक्ट में क्या होता है, जो गर्म पानी में संवहनीय धाराएं हैं वो तेज़ी से बनती हैं। आप लोग देखते होंगे अगर जो शुगर या कोई कलर गर्म पानी में डालेंगे तो वो तेज़ी से संवहनीय धाराओं के कारण ही जल्दी से उसमें घुल जाती हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं ताकि आपको ये चीज़ें जल्दी याद रहें। एम पेम्बा प्रभाव, जिसका नाम तंजानिया के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एरिस्टो बार्थोलोम्यूस पेम्बा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1963 में एक माध्यमिक विद्यालय के छात्र के रूप में ही इसका वर्णन कर दिया था। यानी कि वो माध्यमिक विद्यालय के छात्र थे, तभी इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बता दिया था। पानी के कणों का वेग का एक विशिष्ट स्वभाव होता है। जब पानी गर्म होता है तो पानी के कुछ अणु तेजी से सतह पर आते जाते हैं और अपेक्षाकृत ठंडे अणु नीचे रहते हैं। इसके बीच बहने वाली संवहनीय धाराएं ही पानी को ठंडा करती हैं। गर्म पानी की बात करें तो गर्म पानी में ये संवहनीय धाराएं तेजी से बनती हैं, इसीलिए गर्म पानी जल्दी ठंडा होकर के जम जाता है। वहीं ठंडे पानी में संवहनीय धाराएं धीरे धीरे बनती हैं और साथ ही ठंडे पानी में मौजूद गैसें और अशुद्धियाँ इनको जमने में देरी का कारण बनती हैं। आई होप आप लोगों को ये डिटेल यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह, उसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहे थे। आरसी मजूमदार थे, एमएस सेन थे, बीडी सावरकर थे या अशोक मेहता जी? इसमें से राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। तो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में 1857 की क्रांति का वर्णन किया था वी.डी. सावरकर जी ने। वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसको किया था। मूल रूप से एक बुक लिखे थे मराठी में, उसका इंग्लिश में है 1909 ईस्वी में। कब लिखे थे, तो 1909 ईस्वी में लिखे थे। इसी में इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई कह करके संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाली, झुमरा और नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? आपको पता होगा भारतीय नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो पहले 8 थे, अभी इसमें एक नया जोड़ा गया है। अब टोटल कितनी हो गई हैं, तो 9 शास्त्रीय नृत्य शैली हैं। आप लोग इसके बारे में गूगल करके भी देख सकते थे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में जब जीके जीएस में पढ़ाया था तो किसी ने मुझे कमेंट्स में बताया कि नहीं 8 ही शास्त्रीय नृत्य शैली हैं, जबकि प्रेजेंट टाइम में आप लोग थोड़ा सा अपडेट रहिए तो 9 शास्त्रीय नृत्य शैली हैं, जिसमें मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी, ये कथक, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर जो है शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है ये 4th ऑप्शन सत्रिया यहाँ पर राइट आंसर होगा। सत्रिया में हम लोग देखते हैं चाली, झुमरा और नादुभंगी, इसके साथ साथ राजघरिया, चली, ये सारी चीज़ें देखने को हमको मिलती हैं। सत्रिया कहाँ पर होता है, तो ये असम का है, शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसमें 2 अलग अलग परंपरा होता है, एक गायन शैली होता है और एक नृत्य संख्या। तो ये नृत्य संख्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें चाली, झुमरा, नादुभंगी और एक राजघरिया, चली कहते हैं, ये इसमें शामिल हैं चारों। केरल कहाँ का है, अगर जो मणिपुरी तो आपको पता होगा मणिपुर से रिलेटेड है। कथकली कहाँ का है, तो ये केरल का है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? अभी टोटल 12 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए हैं, अरुणाचल प्रदेश में 12 अभी का है और बाकी पहले को मिला करके टोटल जो है वो 20 उत्पाद हैं। यहाँ पर इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड बोलते हैं, के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के 12 विशिष्ट उत्पादों को यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें से
कुल स्वदेशी उत्पादों की संख्या अब राज्य की बात करें तो 20 हो गई है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे अधिक है। अगर जो पूछा जाए उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे अधिक जीआई टैग किसके पास है, तो अभी वो अरुणाचल प्रदेश हो गया है। इसमें उत्पादों में जो है आपातानी टेक्सटाइल है, मोनपा टेक्सटाइल है, निशी टेक्सटाइल। निशी के बारे में पूछा जा सकता है, निशी जो कपड़ा है ये कहाँ का है जिसे जीआई टैग हाल फिलहाल में दिया गया है, और आपातानी टेक्सटाइल, क्योंकि इसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि इन दोनों को जीआई टैग दिया जाए। मोनपा का हस्त निर्मित कागज़ है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कई चीज़ें दिया हुआ है। ये जो 3 उत्पाद जनवरी में स्टार्टिंग में दिए गए थे, याक चुरपी करके है। चुरपी एक पनीर उत्पाद है जो कि अरुणाचल प्रदेश में याक के दूध से तैयार किया गया है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नहीं, इसके साथ साथ सिक्किम में भी देखने को मिलता है और जितने और पूर्वांचल के राज्य हैं उसमें भी। लेकिन चुरपी पनीर जो है ये आपका मेनली जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। तांगसा कपड़ा चांगलांग जिले के तांगसा जनजाति के कपड़ा है जो कि विदेशी डिजाइन और रंगों के लिए प्रसिद्ध है। खामती चावल, यह नामसाई जिले में उत्पादित चिपचिपे चावल की एक किस्म है, इससे भी जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अजैव और नवीकरणीय भी ये जो शब्द दिए हुए हैं समझ में आना चाहिए। यहाँ पर चलिए देखते हैं कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। लौह अयस्क, पशुधन, जल या फिर जंगल। तो राइट आंसर जो इसमें से आप गेस करेंगे तो वो होगा आपका जल। जल यानी कि पानी जो है वो अजैव और नवीकरणीय के क्षेत्र में आता है। अभी हम लोग देखें तो जो संसाधन हैं उनको जैव और अजैव में बांटा गया है और साथ साथ नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा गया है। तो यहाँ पे अजैव यानी कि जिसमें अजैव में जीव जंतु या फिर सजीव चीज़ें नहीं शामिल हैं। नवीकरणीय की बात करें तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो ख़त्म नहीं होते, आप उसको इस्तेमाल करिए फिर से इस्तेमाल करिए, वो उसी मात्रा में मिलते रहते हैं। और जो अनवीकरणीय होते हैं कि एक बार ख़त्म हो जाने पर आप इसे पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सारी चीज़ें बनने में कई लाखों वर्ष लगेंगे। लेकिन जैसे कि बायोमास हो गए, ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, धूप हो गया, ये सब अच्छे संसाधन या नवीकरणीय संसाधन बोले जाते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल तो नहीं दिया हुआ है, मैंने डिटेल में समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? भारत का एकमात्र अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, इसलिए इसके बारे में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, कांडला द्वीप है या फिर पारादीप। राइट आंसर गेस करिएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इसमें से जो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन होगा कोलकाता। कोलकाता का जो बंदरगाह है वो अंतर्देशीय नदी बंदरगाह का उदाहरण है और ये भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। कहाँ पर है? तो ये हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और भारत का यह पहला जो है प्रमुख बंदरगाह है जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कलकत्ता के बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में खेती का आदिम रूप कहलाता है कुरुआ, खिल, वल्लेरे या फिर कुमारी। तो ये चारों के चारों नाम खेती के ही रूप हैं अलग अलग। किस क्षेत्र में क्या बोला जाता है? तो झारखंड की बात हो रही है। तो झारखंड में जो खेती का आदिम रूप कहलाता है वो है आपका कुरुआ। कुरुआ मतलब जैसे झूम खेती प्रचलित है आपका पूर्वोत्तर भारत में कि एक जगह पे खेती किए फिर वहाँ का उपज खत्म हुआ फिर दूसरे जगह किए, तो इस तरीके से झारखंड में भी जो खेती होती है उसको कुरुआ नाम से जानते हैं। बाकी खिल, वलेरे और कुमारी इसके भी बारे में देख लेते हैं। कुमारी कहाँ पर मनाते हैं? तो पश्चिमी घाट में बोलते हैं। वलरे या फिर वॉल्ट्रे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोलते हैं। खिल जो है वो हिमालयी क्षेत्र में बोलते हैं। बाकी यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया बोलते हैं जो वहाँ का स्थानीय खेती करने का तरीका होता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा बोलते हैं। पामा डाबी या कुमन या ब्रिंगा बोलते हैं उड़ीसा में। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इस तरीके की खेती को मिल्पा बोलते हैं। ब्राज़ील में रोको बोलते हैं। झारखंड राज्य में झूम कृषि को कुरुआ के रूप में जाना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभिन्न नामों से प्रचलित है, जैसे
जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें इसको झूमिंग बोलते हैं, यानी कि झूम कृषि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप ये सारी चीज़ें फैक्ट खोजने पे बहुत ही मेहनत से खोज करके आप लोगों के लिए सब चीज़ लाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश में अपनी सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस निर्यात करने की योजना बना रहा है? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मालदीव, फिलीपींस, वियतनाम या फिर मॉरिशस? राइट आंसर इसमें से गेस करिएगा। तो अपना जो सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है ब्रह्मोस, ये आपको फिलीपींस को देने का योजना बना रहा है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? प्रतिज्ञा, दुर्गेश नंदिनी, मैला आंचल या फिर चुखेर बाली? ये चारों के चारों ही उपन्यास हैं। किसके किसके हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी राइट आंसर गेस करिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित निम्नलिखित में से पुस्तक है। सेकेंड ऑप्शन जो है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ है। दुर्गेश नंदिनी है, ये बंगाली उपन्यास है और साथ ही साथ इसको बंगाली साहित्य के इतिहास में पहला प्रमुख बंगाली उपन्यास के रूप में जाना जाता है। प्रतिज्ञा तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित है। मैला आंचल की बात करें तो ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा एक हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद के गोदान के बाद मैला आंचल को ही हिंदी साहित्य परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास माना जाता है। चुखेर बाली ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ बंगला भाषा में उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया था? तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कई टाइप के। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब कब से शुरू हुई थी और कब से ख़त्म हुआ था, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। तो आप लोग जानते होंगे गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को इस नमक सत्याग्रह की शुरुआत करके इन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया था। कब? 1930 में, और ये 4 वर्षों तक चला था सफलतापूर्वक। इसके बाद इसको समाप्त कर देते हैं गांधी जी। राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 1934 में ये आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दिरहम, रैंड, रील और एक ऑप्शन यहाँ पर हट गया है। फिलहाल राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका रैंड बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड या रैंड बोलते हैं, और इसका जो कैपिटल है वो है केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? तो वो है केप टाउन। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण कोरिया? राइट आंसर गेस करिएगा। दुनिया का जो सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर बनाया जाएगा वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में बनाने की घोषणा की गई है। 721 फीट का दुनिया का सबसे ऊंचा ये राम मंदिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो आईसीसी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, इसमें कई टाइप के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2-4 हैं, जैसे कि T20 से रिलेटेड है और वनडे क्रिकेट से रिलेटेड है। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं। कविशा दिलहारी हैं, एलिस पेरी हैं, आयशा नसीम है या नेट साइवर ब्रेड? यहाँ पर इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको स्पेलिंग भी पता रहे और भूले नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है नेट साइवर ब्रेड, जो कि इंग्लैंड की हैं खिलाड़ी, इनको मिला हुआ है आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। चलिए इससे रिलेटेड और जितने भी हैं डिटेल उसको देख लेते हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रेचल होहो फ्लिंट ट्रॉफी। अच्छा, इस ट्रॉफी का नाम पूछ सकता है, तो रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, सीधे सीधे फ्लिंट ट्रॉफी किससे कब दिया जाता है? तो ये महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दिया जाता है। नेट साइवर ब्रांड को मिला हुआ है। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो दी जाती है सर गारफील्ड सुबर्स ट्रॉफी। ये पैट कमिंसन को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं।
आईसीसी पुरुष T20 वनडे प्लेयर में हैं आपके प्लेयर ऑफ द ईयर हैं सूर्य कुमार यादव। ये 2 बार लगातार 2 बार बने हैं, 2022 में भी थे, 2023 में भी हैं, तो ये भारत से हैं। आईसीसी महिला T20 वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 में हैं हेलेन मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़ के, महिला में हैं। आईसीसी पुरुष में पूछेगा अगर जो वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली हैं भारत की, और महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर ये हैं चमारी अथापत्तू श्रीलंका की। अटापट्टू हैं या अथापट्टू लिखा हुआ है, चमारी अथापत्तू ये हैं श्रीलंका की। ये चारों मतलब 6 पॉइंट दिए हुए हैं, ये 6 के 6 आप लोगों को याद होने चाहिए। इन 6 से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 106, 130, 129 या 132। राइट आंसर गेस करिएगा। तो आपको बता दें पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पद्म भूषण, फिर दूसरा पद्म विभूषण और इसके बाद होता है पद्मश्री। तो कुल मिलाकर के कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है 132, यानी कि 132 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसका डिटेल दिया है। 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कितने लोग हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा, पद्मश्री अवार्ड से। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है यूपी करंट अफेयर्स के, तो आप लोग उसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चर्चित वैभव फेलोशिप स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय? तो जो वैभव फेलोशिप स्कीम है ये है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से रिलेटेड। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है, वहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंग्लैंड, कैमरून, अमेरिका या फिर जापान? तो अमेरिका मधुमक्खियों के लिए पहला वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला देश है और इसका राइट आंसर है मलेरिया वैक्सीन, जो कि बच्चों को दिया जाना शुरू किया गया है। ये किया गया है कैमरून के द्वारा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कैमरून हाल ही में स्वीकृत 2 मलेरिया टीकों का पहले से उपयोग करेगा, जिसका नाम है मॉस्कीरिक्स, इस नाम से इसको जाना जाएगा। लेकिन WHO ने यहाँ पे वार्न किया है कि ये अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है टीका, लेकिन फिर भी इसकी इजाज़त मिल गई है। चलिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? पर्यटन दिवस मनाया कब जाता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं। कुछ उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड कुछ पॉइंट आप लोग अगर जो कमेंट बॉक्स में करेंगे तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि इससे जो यूट्यूब का है जर्नी मेरे लिए इजी हो जाएगा आप लोगों के कमेंट्स लाइक से। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को चीज़ें भी याद रहेगी, जैसे कि पूछा गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? 4 ऑप्शन दिया है। भारत का अतुल्य राज्य, अपने देश को देखो यानी कि लुक एट योर कंट्री, या समावेशी विकास के लिए पर्यटन, या टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, या स्थिर यात्रा और कालातीत स्मृति यानी कि स्टेबल जर्नी और टाइमलेस मेमोरी। राइट आंसर इसमें से गेस करिएगा। राइट आंसर इसका है 4th ऑप्शन, स्थिर यात्रा, कालातीत स्मृति यानी कि स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। ये आपका है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम। आई होप आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में डाल दिया होगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो पर्यटन विकास मंत्रालय है उसकी स्थापना की गई थी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नहीं कुछ समझ में आया क्या लिखे तो बस इतना लिख दीजिएगा, गुड या फिर नाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।